नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं उन पर बात करने का। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी अब तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है, कौन सा मुगल सम्राट अंग्रेजों का कैदी था और बाद में अपनी मृत्यु तक मराठों का पेंशन भोगी रहा। ठीक है, कौन सा मुगल सम्राट पहले अंग्रेजों का कैदी था? तो शाह आलम द्वितीय का इसमें जो नाम आता है वो ये आता है। शाह आलम द्वितीय जो था वो अंग्रेजों का कैदी था और बाद में अपनी मृत्यु तक मराठों का जो है वो पेंशन भोगी बना रहा। शाह आलम द्वितीय यानी कि फर्स्ट का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को युद्ध में पराजित होने के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुबंध के अनुसार उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया और अंग्रेजों से पेंशन और सुरक्षा प्राप्त करने वाले वो पहले मुगल सम्राट बने। अतः शाह आलम द्वितीय सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया और मार डाला गया था? तो अगर हम बात करते हैं औरंगजेब के परवर्ती शासकों की, तो फर्रुखसियर का शासनकाल अपने ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जिसने उसने बहुत सारे काम किए। इनमें एक काम था सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़ना और उसको मृत्युदंड देना, क्योंकि इसने जो है मुगलों के खिलाफ बगावत कर रखी थी और ये मुगल प्रशासन के लिए जो था एक कड़ी चुनौती बनकर सामने आया था। तो फर्रुखसियर के शासन के दौरान ही क्या है, सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़ा गया और उसको क्या है, फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी पर लटका कर क्या है, उनको मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बहादुर शाह का कार्य से एक महान कूटनीतिक कदम कहा जा सकता है वह था? ठीक है, संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से रिहा करना, जजिया की वापसी और राजपूतों के साथ समझौता, सिखों के खिलाफ कड़े कदम, मुगल दरबार के ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी समूहों को खुश करने के उनके प्रयास। यदि हम बात करते हैं बहादुर शाह के कूटनीतिक कामों में, तो संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से रिहा करना उसकी एक बहुत ही कूटनीतिक चाल थी और इस प्रकार उसने मराठों को अपनी ओर मिला लिया, जैसे कि मराठे आने वाले समय में जो है मुगलों के एक वफादार या कहें कि उनके एक सहायक के रूप में बनकर सामने आई। क्योंकि और अकबर के समय से ही मुगलों और मराठों के संबंध जो थे ज़्यादा अच्छे नहीं थे। औरंगजेब के समय में भी ये संबंध जो थे, औरंगजेब के द्वारा जब शिवाजी को बंदी बना गया तो ये संबंध ज़्यादा खराब हो गए थे, लेकिन बाद में इन संबंधों को सामान्य करने के लिए बहादुर शाह के द्वारा संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया था। तो तीसरे का ए आंसर सही है, डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, लाल कुंवर नामक एक वैश्या जिसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के मामलों पर हावी थी। लाल कुंवर नाम की एक वैश्या थी जो कि मुगल सल्तनत के शासन के दौरान क्या था, शासन पर हावी हो गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है वो किसके शासनकाल में थी? तो वो जहांदार शाह के शासनकाल में शामिल थी। जहांदार शाह का जब शासनकाल था तो उसके शासनकाल में लाल कुंवर नामक एक जो थी वैश्या महिला प्रभावी हो चुकी थी और उसने जहांदार शाह पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और बहुत सारे अनैतिक कार्य जो थे इस लाल कुंवर नामक वैश्या के द्वारा मुगल सल्तनत में करवाए गए। तो जहांदार शाह के टाइम पीरियड में लाल कुंवर नामक वैश्या जो थी वो प्रभावशाली थी, यानी कि फोर्थ का ए आंसर। देखिए, और कहा जाता है कि इनकी हत्या जो है नुसरत जंग के द्वारा हत्या कर दी गई और फर्रुखसियर जो है उनकी जगह को ग्रहण कर लिया। फर्रुखसियर यानी कि उनकी हत्या करके मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र प्रशासन मूलतः ग्राम प्रशासन था। गांव दो प्रकार के होते थे, सीधे प्रशासित गांव और राखी के अधीन गांव। राखी प्रथा किससे मिलती जुलती है? तो राखी प्रथा मुगलों की जो मराठों की एक प्रथा थी, चौथ, ठीक है, उस चौथ व्यवस्था से मिलती जुलती है। सरदेशमुखी और चौथ नामक जो कर थे वो शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। इसमें चौथाई हिस्सा भूमिकर का लिया जाता था। तो राखी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं मुगलों की मराठों से प्रेरित थी। तो चौथ प्रणाली इसमें क्या है, आपका सही आंसर है कि राखी किससे संबंधित थी? राखी चौथ प्रणाली से संबंधित आपकी एक व्यवस्था थी। ठीक है,
लिखा हुआ है किसने शाहजहां द्वितीय को पदच्युत किया और शाह आलम द्वितीय की आज्ञा से अली गौहर को सम्राट घोषित किया था। ठीक है, किसने शाहजहां द्वितीय को पदच्युत किया और शाह आलम द्वितीय की आज्ञा से अली गौहर को सम्राट घोषित किया था? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ऐसा काम किया गया। उसने शाहजहां द्वितीय को पदच्युत किया और शाह आलम द्वितीय की आज्ञा से अली गौहर को जो है यहाँ का सम्राट घोषित किया था। ठीक है, देखिएगा उन्होंने दुरानी साम्राज्य की स्थापना की, किसने? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने। और अक्सर ने आधुनिक अफगानिस्तान का जनक माना जाता है। कंधार में एक लोया जिरगा ने जुलाई 1747 में अहमद शाह को अफगानिस्तान का राजा नियुक्त किया और उन्होंने वहां अपनी राजधानी स्थापित की। अतः अहमद शाह अब्दाली सही उत्तर है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है किसने गीता का फारसी में अनुवाद किया और वेदों के समय के अनुसार स्वर्गीय पुस्तकें और पवित्र कुरान के अनुरूप घोषित किया? तो दारा शिकोह। दारा शिकोह एक बहुत ही विद्वान राजकुमार था। कहा जाता है ये औरंगजेब का बड़ा भाई था। शाहजहां के सबसे प्रिय पुत्रों में एक दारा जो था मुगल सल्तनत का वास्तविक हकदार था, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा क्या उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दारा ने ही जो वेद थे उनको स्वर्गीय पुस्तकें और पवित्र कुरान के अनुसार जो है उनको घोषित किया और उसने वेदों का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया था। लिखा हुआ है हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि किसने धारण की थी? यहाँ पर हिंदव धर्मोद्धारक की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? औरंगजेब, शिवाजी, संभाजी, अकबर। तो शिवाजी के द्वारा हिंदू धर्मोद्धारक या हिंदव धर्मोद्धारक की उपाधि को धारण किया गया था जब शिवाजी महाराष्ट्र में या कहें कि मराठा सल्तनत के प्रधान बने। मराठों की शक्ति को उन्होंने एकत्रित किया और पुनः हिंदू राष्ट्र की कल्पना को उन्होंने साकार किया। भगवा झंडे के तहत किया गया यह प्रयास एक सफल और साकार प्रयास था जो कि शिवाजी के द्वारा किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है रग्गा मियाँ कमल। तो यहाँ पर जरा इसको रग्गा नहीं है, ये राग पढ़े, राग। ये क्वेश्चन ये है, राग मियाँ की मल्हार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राग मियाँ की मल्हार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राग मियाँ की मल्हार का निर्माण तानसेन के द्वारा किया गया था। तानसेन के बारे में बात करते हैं तो ये अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। संगीत के विशद जानकार जो प्रारंभ में जिनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था और इनकी जो कब्र है या इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। तानसेन घराने की शुरुआत इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। बैजू बावरा तानसेन के ही कहे जाते हैं कि इनके गुरुभाई थे। अमीर खुसरो को गजल, पहेलियां, मुकरियां लिखने का श्रेय आता है। स्वामी हरदास के बारे में कहता है ये तानसेन के गुरु थे। लाल किले में मुगलों की उपस्थिति के पतन के साथ समाप्त हो गई तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के पश्चात जब 1858 में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, इसी के साथ ही लाल किले में मुगलों की समाप्त हो गई और मुगल सल्तनत का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर को अंतिम जो है मुगल सम्राट घोषित कर दिया गया और उसके पश्चात कोई भी नया मुगल सम्राट अब नहीं बना। तो सही आंसर है डी, यानी कि 10th का डी आंसर सही है। 11th, अकबर की दीन इलाही सफल नहीं रही क्योंकि अकबर के बाद इसे संरक्षण नहीं दिया गया। बिल्कुल सही। मुसलमानों ने अन्य धार्मिक प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। इसे जनता के सामने उचित रूप से पेश नहीं किया गया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है क्योंकि जो दीन इलाही था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल था जिसका पुराना नाम महेशदास था। लेकिन ये धर्म कई सारी विशेषताओं के होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाया, जिसके तीनों कारण थे ए और बी और सी, यानी कि उपरोक्त डी यहाँ पर सभी डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, अकबर का दीन इलाही इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसका उद्देश्य इस्लाम और हिंदू धर्म को एक धर्म में एकजुट करना था, जबकि इसमें ईसाई, पारसी धर्म और जैन धर्म के तत्वों को भी शामिल करना था। एक सफल आंदोलन नहीं था क्योंकि अकबर के उत्तराधिकारी उसके जितने उदार और सहिष्णु नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ाया। बहादुर शाह थे लोधियों का अंतिम शासक, अंतिम मुगल शासक, शेर शाह के उत्तराधिकारी, मराठा शासक, शिवाजी के उत्तराधिकारी।
तो बहादुर शाह कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे। बहादुर शाह कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे। बहादुर शाह कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद फिर भारत में मुगल शासक या मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। तो सही आंसर कौन सा है इसमें? बी, 12th का बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मुगल काल के, ड्यूरेशन मुगल काल, जरा क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, ये के पहले नहीं, ये मुगल काल के, इसको दिया आप ऐसे पढ़े, मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो मुगल काल में पहली भारतीय हिंदी विद्वान की बात करते हैं तो वो थे आपके मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम था पद्मावत, जो संभवतः हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो जायसी के द्वारा लिखी गई जो जायसी जो कि पद्मावत जो कि जायसी के द्वारा लिखी गई किताब थी, ये एक प्रेम कथानक सूफी काव्य है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मुगलों से संबंधित नहीं है? बांध, जागीर, जीतल और मनसब। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, लिखा हुआ है कौन सा शब्द मुगलों से संबंधित नहीं है। तो मुगलों से संबंधित यदि है, यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था मुगलों से संबंधित है, किसका ज्यादा संबंध है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो मुगलों का संबंध जो है वो किससे है? जागीर से है। ठीक है, मनसब की व्यवस्था भी बाद में जो है शुरू की गई थी, तो मनसब भी इसमें शामिल हो सकता है। तो जागीर और मनसब इन दोनों का ही संबंध मुगलों से है, क्योंकि जागीरदार जो थे मुगल सल्तनत के दौरान नियुक्त किए जाते थे, जो कि राजस्व को वसूल किया करते थे। मनसबदार कहीं ना कहीं सेनापति का एक पद हुआ करता था, जो कि इसकी शुरुआत कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में की गई और औरंगजेब के समय में ये सबसे ज्यादा हो गए। ठीक है, तो बी एंड डी इसका आंसर सही है। यहाँ पर जो दे रखा है बी दे रखा है कि इन्हें जागीरदार के रूप में, लेकिन डी आंसर भी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अबू के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मुगल चित्रकार था? फजल फीचर चित्र में उत्कृष्ट था। थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन जरा पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल वाज एक्सीलेंट इन ड्राइंग ऑफ फीचर्स। मतलब अबुल फजल के अनुसार इनमें कौन सा ऐसा चित्रकार था जो मुगल शासन के दौरान अपने कहते हैं कि जो मार्मिक हाव व्यक्ति है, जो चित्रा व्यक्ति है, उसको जो प्रदर्शित करने में श्रेष्ठ था, वो उसका नाम आता है, उसका नाम था बसावन। बसावन एक जो था उच्च कोटि का चित्रकार था और कहा था कि जो एक्सप्रेशंस है, जो अनुकृतियां हैं, जो भावाकृतियां हैं, उनके चित्रांकन में इसको विशेष जो थी सिद्धता या कहे कि हस्तगत था, या इसकी विशेष इसमें ख्याति थी। ठीक है, बसावन एक महान मुगल चित्रकार जो मानव स्वभाव के सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षक के रूप में जाने जाते थे। बसावन अपने त्रिआयामी छायांकन और भावनात्मक मानवीय भावनाओं के लिए जाने जाते थे। वह अकबर की आधिकारिक जीवनी अकबरनामा के चित्रों में अपने चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अकबरनामा में जो चित्र बनाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? बसावन के द्वारा बनाए गए हैं। तो बसावन किसके दरबार का प्रसिद्ध जो था चित्रकार था? अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, अकबर के शासनकाल में अम्लगुजार नामक अधिकारी की भूमिका क्या थी? अम्लगुजार, तो अम्लगुजार जो हुआ करते थे वो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने वाले हुआ करते थे। भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने वाले अधिकारी को मुगल शासन के दौरान अम्लगुजार के नाम से जाना जाता था। मुगलों ने अपनी एक अलग पद्धति को विकसित किया। उन्होंने अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग नए नाम यानी कि फारसी नामों का चरण जो है प्रारंभ किया। तो ये जो नाम है आपका अम्लगुजार, ये भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने से ही संबंधित है। 16 का भी आंसर दे रखा है। 17 लिखा हुआ है, अकबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था? तो अकबर के शासन के दौरान बीजापुर जो था वो उसकी सीमाओं से बाहर था। बीजापुर पर किसका शासन था? बीजापुर पर शिवाजी का शासन था। किसका? शिवाजी का शासन था, इसीलिए बीजापुर अकबर की सीमाओं से बाहर था। अकबर जो था वो शिवाजी से या कहें कि शिवाजी के पूर्वजों से इस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल करने के लिए संघर्षरत रहा था। ठीक है, 17 का बी।
सी सॉरी। आदिल शाही सॉरी 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा दक्कन साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में बिताया था? यदि हम बात करते हैं दक्कन की, तो दक्कन दक्षिण रियासतों में से एक प्रमुख राज्य था और दक्षिण की रियासतों पर जो अभियान चलाया गया वो औरंगजेब के द्वारा चलाया गया। औरंगजेब जीवन भर यानी कि अपने जीवन पर्यंत दक्षिण के विद्रोह को ही सफल करने में विफल करने में जो है लगा रहा और कहा था कि इसी कारण जो उसकी मृत्यु भी कहाँ पर हुई, दक्षिण में ही हुई थी। ठीक है, तो दक्षिण में उसकी मृत्यु हुई और वहीं पर उसके लिए दफन भी किया गया, क्योंकि वह दक्कन विजय पर ही निकला हुआ था। दक्कन का जो क्षेत्र था, दक्षिण का जो क्षेत्र था, वो औरंगजेब के लिए जीवन पर्यंत समस्याएं खड़ी करता रहा। 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में लड़ा गया। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में कौन? शेरशाह विजयी हुआ। शेरशाह क्या हुआ? इसमें विजयी हुआ और हुमायूं की पराजय हुई। ठीक है, शेरशाह इस युद्ध में विजयी हुआ और हुमायूं की पराजय हुई। तो चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 20, तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो कहता है इसका जो कालखंड था वो अकबर के समय का था। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और अकबर के समय में ही राम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ काव्य यानी कि जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस वो अकबर के शासनकाल में ही लिखा गया था। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस सम्राट को आयामगीर के नाम से जाना जाता है? तो आयामगीर के नाम से जो जाना जाता है वो औरंगजेब को भी आरामगीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 21 का बी आंसर सही है। औरंगजेब को किस नाम से जानता है? आयामगीर के नाम से जाना जाता है। 22, निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा 2 इमारतें कौन कौन सी? एक पंचमहल और दूसरी जो महत्वपूर्ण इमारत थी वो थी बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो पंचमहल और बुलंद दरवाजा ये अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई 2 महत्वपूर्ण इमारतों में से एक थी। 23, लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य के दौरान 1622 में खोया गया कौन सा प्रांत 1638 में पुनः प्राप्त हुआ था? ठीक है, इनमें कौन सा प्रांत था? तो उनमें कंधार का जो प्रांत था जो 1622 में चला गया था वो पुनः 1638 में प्राप्त कर लिया गया। कंधार के प्रांत को मुगलों के द्वारा 1622 में हस्तगत कर लिया गया, मतलब चला गया उनके हाथों से, और बाद में 1638 में पुनः इसे प्राप्त कर लिया गया। और अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण जैन केंद्र के रूप में शामिल था और राष्ट्रकूटों की राजधानी के बारे में बताता है। इनकी राजधानी मानकेत या मालखंड थी। लिखा हुआ है अकबर के समय में अहदी क्या थे? अगर अकबर के समय की बात करते हैं तो सेना में पैदल सैनिकों को अहदी बोला जाता था। सेना के पैदल सैनिक क्या बोले जाते थे? सेना में पैदल सैनिक अहदी बोले जाते थे, जो कि अकबर के समय में जो उनकी सेना में काम किया करते थे। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन 25वां, निम्नलिखित में से किसने पहली बार रुपए का सिक्का जारी किया? तो भारत में रुपए का सिक्का जारी करने का श्रेय शेरशाह सूरी के लिए जाता है। 25 का सी आंसर है। शेरशाह सूरी के द्वारा ही जो है लाहौर से कलकत्ता तक एक शेरशाह सूरी का मार्ग यानी कि आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी कराया गया, जिसे नेशनल हाईवे के नाम से आज जाना जाता है। उस समय में ये कच्ची थी लेकिन बाद में इसको पक्का किया गया। तो शेरशाह सूरी को भारत में रुपए के सिक्के के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ साथ ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी ने ही अकबर के पिताजी यानी कि अकबर के जो क्या कहते हैं उनके पिता जिनका नाम हुमायूं था, उनको भारत से बाहर भगाने में उनके लिए बाहर भागने के लिए विवश कर दिया था। 2 युद्ध, चौसा का युद्ध और
कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में क्या है, हुमायूं की निर्णायक पराजय हुई और इसके परिणाम स्वरूप हुमायूं को अपने निर्वासित जीवन में कुछ समय के लिए अफगानिस्तान में रहना पड़ा। शेरशाह सूरी वास्तव में एक महाराजा था, लेकिन उसके जो वंशज थे वो उतने योग्य नहीं हुए जो उसकी सल्तनत को संभाल सकें, और पुनः हुमायूं ने क्या है, अपनी खोए हुए राज्य को वापस पा लिया। इस प्रकार ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।